बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आर्कटिक के बर्फीली चट्टानों के बीच में वैज्ञानिकों को एक बहुत पुराना एयरक्राफ्ट मिलता है और जब वो उसके अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कैप्टन अमेरिका का शील्ड है। और यहाँ से कहानी जाती है सन 1942 में, जहाँ पर एडोल्फ हिटलर का खास आदमी जिसका नाम जोहान है। जोहान एडोल्फ हिटलर के लिए हथियार बनाता है, साथ ही वो हाइड्रा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कमांडर भी होता है। वो अपने लोगों के साथ चर्च में जाता है जहाँ पर वो कोई खास चीज ढूंढ रहा है। जोहान को इतिहास का और यहाँ तक कि अध्यात्म का भी बहुत ज्ञान होता है। यहाँ पर जो चीज वो ढूंढ रहा होता है उसे मिल जाती है, लेकिन जल्दी वो समझ जाता है कि ये नकली है। इसके बाद वो चर्च के फादर से उसके बारे में पूछता है। चर्च के फादर कहते हैं कि जिस चीज को तुम पाना चाहते हो तुम उसके लायक नहीं हो, ना ही तुम उसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हो और ना ही तुम्हारे इरादे नेक है। जोहान चारों तरफ देखता है और तभी उसे दीवार पर एक बटन दिखता है। उस बटन को दबाने से अंदर से एक बॉक्स बाहर निकलता है और जब वो उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से नीले रंग की रोशनी निकलती है। दरअसल इसके अंदर टेसरैक्ट है। ये एक ऐसा अवशेष है जिसके अंदर दैविक शक्तियां हैं। जोहान फादर को मारकर टेसरैक्ट लेकर वहां से निकल जाता है। कहानी यहाँ से एक साल आगे बढ़ती है सन 1943 में, जहां पर स्टीव रॉजर्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो सेना में भर्ती होकर अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ जंग का माहौल होता है। लेकिन वो जितनी बार भी सेना में भर्ती होने की कोशिश करता है हमेशा उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि उसे बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है। इस बात से स्टीव रॉजर्स निराश हो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्त बकी से मिलता है जो पहले से आर्मी में है। बकी उसे एक एग्जीबिशन में ले जाता है जहां पर फ्यूचर की चीजों की प्रदर्शनी लगी होती है। यहाँ पर हमें हॉवर्ड स्टार्क को भी दिखाया जाता है जो टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पिता है। वो यहाँ पर अपनी कंपनी की फ्लाइंग कार को सबको दिखा रहे होते हैं। तभी स्टीव रॉजर्स को वहां पर आर्मी में भर्ती होने की एक एडवर्टीजमेंट दिखती है। स्टीव रॉजर्स वहां पर चला जाता है। बकी भी उसके पीछे आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम कई बार रिजेक्ट हो चुके हो, अब तुम्हें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्टीव कहता है कि हमारे देश के जवान अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी आजादी के लिए वहां जंग में लड़ रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। मैं भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। वहीं पीछे एक वैज्ञानिक जिनका नाम इब्राहिम रेस्किन होता है, वो स्टीव रॉजर्स की ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। इसके बाद स्टीव रॉजर्स अंदर भर्ती के लिए जाता है जहां पर उसका मेडिकल हो रहा होता है। तभी वहां पर नर्स आती है और डॉक्टर को सब कुछ बता देती है कि स्टीव रॉजर्स ने पहले भी कई बार आर्मी में ट्राई किया है और वो हमेशा मेडिकल में फेल हो गया था। डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। स्टीव समझ जाता है कि वो एक बार फिर से रिजेक्ट हो गया, पर तभी यहाँ पर वो वैज्ञानिक जिसने स्टीव रॉजर्स की सारी बातें सुनी थी, जिनका नाम इब्राहिम है, वो यहाँ पर आ जाते हैं और स्टीव को बताते हैं कि मैं आर्मी के साइंस प्रोजेक्ट्स पर काम करता हूँ, क्या तुम नाजी लोगों को मारना चाहते हो? स्टीव कहता है कि मुझे दादागिरी पसंद नहीं है, पर मैं अपने देश की रक्षा करना चाहता हूँ। स्टीव डॉक्टर इब्राहिम को अपने बारे में कुछ झूठ भी बताता है। डॉक्टर इब्राहिम उसे कहते हैं कि अगर तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ सच बताओगे तो हो सकता है कि शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। स्टीव उन्हें सच बता देता है कि मैं ब्रुकलिन से हूं और सेना में भर्ती होने के लिए 5 बार कोशिश कर चुका हूं। डॉक्टर इब्राहिम उसे मेडिकल में पास कर देते हैं और अब वो एक सोल्जर बन चुका है। पर ट्रेनिंग में स्टीव रॉजर्स अपनी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से हर एक एक्टिविटी में पीछे रहता है। एक बार सारे जवान रनिंग करते हुए बहुत दूर जाते हैं। वहां पर एक पोल पे झंडा होता है। सबको बताया जाता है कि आधे रास्ते तक हम आ चुके हैं और जो इस झंडे को निकालेगा वो गाड़ी में वापस जा सकता है। सब पोल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई भी झंडा नहीं निकाल पाता। दरअसल आज तक इस झंडे को किसी भी सोल्जर ने नहीं निकाला, लेकिन तभी स्टीव रॉजर्स उस डंडे को ही गिरा देता है और झंडा निकालकर गाड़ी में बैठ जाता है। अब अगले दिन जब सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो यहाँ पर डॉक्टर इब्राहिम आते हैं जो कर्नल को बताते हैं कि मैं सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए स्टीव रॉजर्स को चुनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड होते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमने इसके हाथ में सुई चुभाई तो सुई आर पार हो जाएगी, ये सबसे कमजोर है। इस काम के लिए मेरे पास एक जवान है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। डॉक्टर इब्राहिम कहते हैं कि मुझे ऐसी खूबियां चाहिए जो सिर्फ जिस्मानी ना हो। इसके बाद कर्नल एक ग्रेनेड उठाते हैं
और सारे जवानों के बीच में फेंक देते हैं। सभी जवान तितर बितर हो जाते हैं, लेकिन स्टीव रॉजर्स अपने साथियों को बचाने के लिए उस ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है, सबको हटने के लिए कहता है। वहीं उस सोल्जर को भी दिखाया जाता है जिसे कर्नल सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुनना चाहते थे। वो गाड़ी के पीछे छुपा होता है और अब कहीं ना कहीं सबको यकीन हो चुका है कि स्टीव रॉजर्स ही इस प्रोग्राम के लिए सबसे सही है। वहीं दूसरी तरफ जोहैन को दिखाया जाता है जो अपने वैज्ञानिक के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, जिसने एक मशीन बनाई है। उस मशीन से टेसरेक्ट को जोड़ा जाता है। टेसरेक्ट उस मशीन के अंदर बहुत सारी ऊर्जा को स्टोर कर देता है। ये देखकर जोहैन खुश हो जाता है। वो कहता है कि इस एनर्जी से अब हम कई दिनों तक अपने जहाजों को एनर्जी दे सकते हैं। अब जंग का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पैगी कार्टर, जो कि स्टीव रॉजर्स की सीनियर है, उसे ब्रुकलिन ले जाती है जहां पर डॉक्टर इब्राहिम है, जहां पर सुपर सोल्जर प्रोग्राम अब शुरू होने वाला है। यहां पर हॉवर्ड स्टार्क भी होते हैं, जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए मशीन बनाई होती है। स्टीव रॉजर्स की बॉडी के अंदर सीरम डाल दिया जाता है। इसके बाद उसे हॉवर्ड स्टार्क की बनाई हुई मशीन के अंदर डाला जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर वीटा रेस छोड़ी जाती है। धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ाई जाती है और जब 70% पे पहुंच जाता है तो यहाँ पर मशीन से चिंगारी निकलना शुरू हो जाती है। डॉक्टर इब्राहिम मशीन को बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी अंदर से स्टीव रॉजर्स कहता है कि बंद मत करो, मैं इसे सह सकता हूँ। और इसके बाद हॉवर्ड स्टार्क मशीन को 100% पे ले जाते हैं। कुछ देर बाद मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है और जब उस चैम्बर को खोला जाता है जिसके अंदर स्टीव रॉजर्स था, तो वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। उसकी सारी बीमारियां ठीक हो चुकी होती है। पहले वो एक दुबला पतला लड़का था, पर अब उसकी शारीरिक रचना पूरी तरह से बदल गई होती है। यानी कि इनका सीरम का जो एक्सपेरिमेंट था सुपर सोल्जर बनाने का, वो पूरी तरह से कामयाब हुआ। इसीलिए सब यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी, जो कि जोहैन का आदमी है, वो एक ब्लास्ट करता है और सीरम की जो आखिरी ट्यूब होती है उसे निकाल लेता है। साथ ही वो डॉक्टर इब्राहिम को गोली भी मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। स्टीव रॉजर्स के आगे डॉक्टर इब्राहिम की मौत हो जाती है। इसके बाद स्टीव रॉजर्स उसका पीछा करता है। जहाँ पहले उसे भागने में तकलीफ होती थी, अब वो गाड़ी से भी तेज भागता है और किसी तरह से उस आदमी तक पहुंच जाता है। वो सीरम की आखिरी शीशी जो उसके हाथ में होती है वो टूट जाती है। स्टीव उससे पूछताछ करने की कोशिश करता है, पर वो साइनाइड खा लेता है और मरने से पहले कहता है, जय हाइड्रा। हाइड्रा हिटलर का वो टेररिस्ट ग्रुप है जिसका कमांडर जोहैन है। वहीं जोहैन को दिखाया जाता है जिसने टेसरेक्ट की मदद से बहुत ही खतरनाक हथियार बना लिए होते हैं और यहाँ पर वो हिटलर के कुछ खास आदमियों को मार देता है क्योंकि वो खुद हाइड्रा का लीडर बनना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स को दिखाया जाता है जिसके ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे होते हैं क्योंकि सीरम की आखिरी बोतल भी टूट चुकी है। इनके पास सीरम का कोई भी सैंपल नहीं है और साथ ही डॉक्टर इब्राहिम भी मारे जा चुके हैं। पैगी कार्टर स्टीव से कहती है डॉक्टर इब्राहिम के बिना दोबारा सीरम बनाने में कई साल लग जाएंगे। वहीं हॉवर्ड स्टार्क को दिखाया जाता है जो कर्नल और सीनियर्स को बताता है कि उसे नहीं पता कि ये सीरम, ये मशीन किस तरह से इंसान के ऊपर काम करती है। यानी कि अब ये और सुपर सोल्जर्स नहीं बना सकते। इनके पास पहला और आखिरी सुपर सोल्जर है स्टीव रॉजर्स। स्टीव रॉजर्स ने जिस बहादुरी से सड़कों पर भागते हुए योहान के आदमी को पकड़ा था, इससे वो पब्लिक में बहुत फेमस हो गया होता है। उसके अखबार में फोटो छपी होती है। इसीलिए उसका सीनियर उसे कहता है कि अगर तुम जंग में अपने सिपाहियों की, अपने देश की मदद करना चाहते हो तो इसका एक तरीका है। और अब हमें दिखाया जाता है कि स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका की ड्रेस पहनाकर अलग अलग शहरों के शोज में भेजा जाता है, जहां पर वो पब्लिक से अपील करता है कि वो वॉर बॉन्ड्स खरीदे ताकि सरकार के पास पैसा आए और जिस पैसे से वो हथियार, असला, बारूद खरीद सकें। लेकिन स्टीव रॉजर्स को ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। स्टीव रॉजर्स को इसके बाद एक दूसरी जगह शो करने के लिए भेजा जाता है जहां पर एक बटालियन होती है। वो सब के सब स्टीव रॉजर्स का बहुत मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक नौटंकी करने वाले से ज्यादा कुछ भी नहीं। स्टीव रॉजर्स को जिससे बहुत दुख होता है क्योंकि वो एक सिपाही, एक सोल्जर बनना चाहता था। शो के बाद उसके पास पैगी कार्टर आती है और पैगी कार्टर से उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी जिस बटालियन में था, उस बटालियन को हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन सारी बटालियन मारी गई और जो लोग बचे थे उन्हें हाइड्रा ने बंदी बना लिया। स्टीव रॉजर्स अपने सीनियर के पास जाता है। उसका सीनियर कहता है कि हम उस जगह हमला नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर दुश्मनों की बहुत ही गहरी किलाबंदी है। अगर हमने अपने सिपाहियों को वहां पर भेजा तो हम अपने कई सिपाहियों को खो देंगे। लेकिन स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी को बचाना चाहता है। वो पैगी कार्टर की मदद से प्लेन से उस जगह की तरफ निकल पड़ता है
वो प्लेन से कूदकर वहां पहुंच जाता है। ये हाइड्रा की एक लैब होती है जहां पर बहुत ही आधुनिक हथियार होते हैं जो सब टेसरेक्ट की एनर्जी से चलते हैं। कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स अपने सभी साथियों को छुड़ा देता है, उन सबको यहाँ से निकलने के लिए कहता है और वो खुद अपने दोस्त बकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। बकी उसे अंदर मिलता है जहाँ पर उसकी बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं। वो बकी को अपने साथ लेकर बाहर निकलने लगता है पर तभी उसके सामने योहान आ जाता है और वो अपने चेहरे से अपना मास्क उतारता है और जब वो अपना मास्क उतारता है तो उसका चेहरा लाल रंग का हड्डी का ढांचा होता है और इसका नाम होता है रेड स्कल। दरअसल वो पहले डॉक्टर इब्राहिम के साथ काम किया करता था और जब उनका सीरम पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ था तो उसने उस सीरम को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लिया था, जिससे उसके अंदर ताकत तो आ गई लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी थे, जिस वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया और अब उसका चेहरा एक लाल रंग का हड्डी का ढांचा है, जिस वजह से उसका नाम रेड स्कल पड़ गया। रेड स्कल यानी कि योहान यहाँ पर अपने वैज्ञानिक के साथ निकल जाता है। वहीं स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त बकी को यहाँ से निकाल लेता है और उसके जितने भी सोल्जर साथी होते हैं उन सबको इस कैद से छुड़ाकर वापस अपनी छावनी में ले जाता है, जहाँ पर कर्नल उसके इस काम से बहुत खुश होते हैं। दरअसल कर्नल उस पर विश्वास नहीं करते थे पर उसके इस काम के बाद कर्नल को उस पर पूरा भरोसा हो गया है। स्टीव रॉजर्स पैगी कार्टर को बताता है कि जब मैं हाइड्रा के अड्डे पर गया था तो मैंने वहां पर नक्शे में कुछ निशान देखे थे जो मुझे पूरा भरोसा है कि वो हाइड्रा के वो अड्डे हैं जहां पर वो अपने हथियार बनाते हैं। मैं उन पर हमला करना चाहता हूं। वो कर्नल के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं उस टीम के साथ दोबारा उन जगहों पर जाना चाहता हूं जिन लोगों को मैं अपने साथ छुड़ा कर लेकर आया हूं। इसके बाद वो हॉवर्ड स्टार्क के पास जाता है। हॉवर्ड स्टार्क बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नई शील्ड्स बनाई हैं, लेकिन वहां पर कैप्टन अमेरिका को एक दूसरी शील्ड दिखती है। वो उसके बारे में पूछता है। हॉवर्ड स्टार्क बताता है कि ये बहुत ही नायाब धातु से बनी है जिसका नाम है वाइब्रेनियम, जो धरती पर बहुत कम पाई जाती है। जितनी तुम्हारे हाथ में है पूरी धरती पर बस उतना ही वाइब्रेनियम है और ये कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स की ढाल बन जाती है। और अब कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ अपने मिशन पर निकल पड़ता है। वो हाइड्रा के कई अड्डों को निश्तो नाबूद कर देता है। वहीं कैप्टन अमेरिका और पैगी कार्टर अब एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। वहीं स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका अपने खास लोगों के साथ एक खास मिशन पर जाता है। दरअसल वो रेड स्कल यानी कि योहान के बायोकेमिस्ट को, जिसका नाम डॉक्टर जोला है, उसे पकड़ने के लिए जाता है। वो एक ट्रेन से कहीं जा रहा होता है। कैप्टन अमेरिका अपने सभी साथियों के साथ ट्रेन के अंदर एंटर कर जाता है। वो डॉक्टर जोला को पकड़ लेता है लेकिन उसका दोस्त बकी ट्रेन के बाहर फंस जाता है। कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त को बचाने की कोशिश भी करता है पर जिस हैंडल को पकड़कर वो लटका होता है वो टूट जाता है और बकी गहरी खाई में गिर जाता है। वहीं जोला, जिसे अब पकड़ लिया गया है, वो कर्नल को बताता है कि बहुत जल्दी रेड स्कल दुनिया के बड़े बड़े देशों पर बॉम्ब गिराने वाला है जिससे पूरी दुनिया लगभग पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। कैप्टन अमेरिका अपने साथियों के साथ हाइड्रा के उस अड्डे पर जहां पर रेड स्कल होता है वहां पहुंच जाता है जहां पर बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। रेड स्कल यहाँ से टेसरेक्ट और खतरनाक हथियारों को लेकर एक प्लेन से निकल जाता है पर तभी कैप्टन अमेरिका पैगी कार्टर की मदद से उस प्लेन तक पहुंच जाता है और अब कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होती है। इसी लड़ाई के बीच में कैप्टन अमेरिका अपना शील्ड रेड स्कल की तरफ फेंकता है। जो शील्ड उस मशीन से टकराता है जिसके अंदर टेसरेक्ट होता है। टेसरेक्ट बाहर आ जाता है। रेड स्कल टेसरेक्ट को पकड़ता है लेकिन वो उसकी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। टेसरेक्ट की एनर्जी से, उसकी पावर से स्पेस में एक वार्म होल खुल जाता है जिसके अंदर रेड स्कल समा जाता है। टेसरेक्ट वहीं प्लेन में गिर जाता है लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो प्लेन की धातु को गलाकर नीचे चला जाता है। वहीं कैप्टन अमेरिका प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ जाता है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो पैगी कार्टर को रेडियो पर बताता है कि ये न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा है और अगर मुझे लोगों को बचाना है तो मुझे इसे क्रैश करना होगा। पैगी कार्टर उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है पर कैप्टन अमेरिका अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। वो आर्टिक में उस प्लेन को क्रैश कर देता है और कुछ ही पलों बाद वो पूरा का पूरा प्लेन बर्फ के अंदर समा जाता है। वहीं हॉवर्ड स्टार्क को टेसरेक्ट मिल जाता है लेकिन कैप्टन अमेरिका का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद जर्मनी की हार हो जाती है और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर कैप्टन
कैप्टन अमेरिका की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। उसके पास नर्स आती है। कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि मैं कहां पर हूं। वो उसे बताती है कि तुम न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में हो। कैप्टन अमेरिका को उस पर शक होता है क्योंकि रेडियो पर जिस मैच की कमेंट्री चल रही होती है वो सन 1941 में हुआ था और कैप्टन अमेरिका का जो एक्सीडेंट हुआ था वो हुआ था सन 1945 में। इसीलिए वो वहां से भाग जाता है और जब वो न्यूयॉर्क सिटी के टाइम स्क्वायर पर आता है तो वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से बदली हुई है और अगले पल उसके सामने निक फ्यूरी आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारा क्राफ्ट आज से 70 साल पहले क्रैश हुआ था। 70 सालों तक तुम बर्फ के नीचे दबे हुए थे पर फिर भी तुम जिंदा रहे। हम तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ बताने वाले थे लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, तुमने सब कुछ खुद ही पता लगा लिया। और इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2011 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9। इस फिल्म का बजट था 140 to 217 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 371 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।